किसी नूरजे या चगजई छोड़े किसी की जुर्रत अफगान नेशनल 500 300 मुसल्लह लश्करों के साथ कुछ लाख क्वेटा के 25 किलोमीटर के एरिया में रहे। शायद रियासत में कुछ ज़हीन लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान और सस्ता तरीका है सिक्योरिटी बीफ अप करने की, लेकिन मैं समझता हूँ ये गुड तालिबान पॉलिसी की रीपैकेजिंग है। सो ये रिकॉग्नाइज करना कि पाकिस्तान इज नॉट इन एन इजी पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ना आप आराम से निकल सकते हैं, ना आप आराम से पीछे जा सकते हैं। अब इस्लामाबाद इतना कमजोर तो नहीं है कि आपको 15 साल हमने आपको कहा और अब आप मासूम बन रहे। क्यों अफगान तालिबान? ये अली, ये क्या होता था कि अगर टीटीए के पास सुसाइड बॉम्बर्स की किल्लत पड़ जाती थी, टीटीपी से एक्सचेंज करते थे, जिनकी इतनी क्लोज कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन थी। आज आप मासूम बन के कह रहे हैं कि जी हमें ये तवक्को नहीं थी। हमें तो थी, हमने तो आपको बताया हुआ था। कौन इस मुल्क का खैरख्वाह आदमी एक्स अफगान नेशनल आर्मी के लोगों को मुसल्ला जते बना के मोबिलाइज करके लोगों पे इलाके पे छोड़ देगा? डज दिस मेक एनी सेंस? कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ओवरऑल ही कोई एपेटाइट नहीं है टू फाइट विद द तालिबान। जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो कंसेंसस नेसेसरली तालिबान के पॉइंट पे नहीं है। वो कंसेंसस जो अदरवाइज एंटी एस्टैब्लिशमेंट ट्रेंड है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अगेंस्ट द स्टेट रिप्रेशन, वो उस बात पे है। जब भी रियासत किसी कार्रवाई के नतीजे में जवाब में एकदम से दावा करती कि इतने लोग मारे गए, तो जो मिसिंग पर्संस के लवाकिन है वो जाते हैं, वो बॉडीज मांगते हैं, क्योंकि उसमें वो मिसिंग पर्संस जो रियासती तहवील में होते हैं उनको मारा जाता है। कि भैया आपको हर रोज मैं माथे पे लिख के दूं कि जी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता? ये तो हमारे लिए आपने इम्पॉसिबल बना दिया, क्योंकि जितनी भी दफा हम ऑपरेशन करेंगे आप कहेंगे कि हमारे मिसिंग पर्सन जो थे वो आपने लाकर इसमें डाल दिए, और हम जो है वो जब भी इसको लेकर आएंगे तो आपने तो इसको डीलेजिटिमाइज ही करना है। कि यार आप ये बर्डन तो आप पे आता है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी बात से एग्री कर लूंगी, जी बीवाईसी का तो काम ही यही है, लेकिन आपका तो काम ये है ना कि आपका शहरियों पे आपके इतमाद बढ़े। ये हुकूमत नहीं बनी थी जब शुरू में बलूचिस्तान में जिस तरह से सेटअप बना। मैंने किसी जिम्मेदार आदमी को कहा था कि आप खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान प्लेट में रख के दे रहे हैं इंसर्जेंट्स को। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ आज मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब। इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और वजह ये है कि रफ़ी भाई जो हैं वो एक उन सेन वॉइसेस में से हैं जो बलूचिस्तान से भी जिनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, इंसर्जेंसी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसी वजह से मैंने उनको आज दावत दी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह की मुतज़ाद, और इनकी मैंने खुद इन्होंने एक लॉन्ग फेसबुक पोस्ट भी लिखी, ट्विटर के ऊपर भी जो है वो इन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया कि इस वक्त नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से एक सर्ज नज़र आ रहा है हमें, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर, जो कि पिछले बहुत अरसे से चल रहा था, जाफर एक्सप्रेस के बाद से ही चल रहा था, लेकिन अब जो है वो उसमें मज़ीद तेज़ी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। क्यों हो रहा है ये, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई। और जी थैंक यू अली, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। अच्छा रफ़ी, मुझे ये बताइएगा, कुछ दिनों पहले आपकी मैंने पोस्ट देखी फेसबुक में, आपने बताया कि बलूचिस्तान के अंदर जो पश्तून इलाके हैं, क्वेटा के जो सबब्स हैं, वहाँ पर टीटीपी के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने लोकल्स के ऊपर, या कुछ ऐसे अफगान नेशनल आर्मी के, जो टीटीपी का अपना, तालिबान का अपना भी क्लेम है कि अफगान नेशनल आर्मी के कुछ लोग जो हैं उनको पाकिस्तान ने तैयार करना शुरू कर दिया उनके खिलाफ, और वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि ये वहां पर किस तरह से, आप इसको किस तरह से देखते हैं, फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए पिछले 3-4 साल में जब से अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ, उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो टीटीपी की इमर्जेंस है वो बड़ी ग्रेजुअल एंड स्लो रही है। बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में योब, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला जैसे इलाकों में हमने टारगेटेड अटैक्स देखे, जो कैंटोनमेंट्स पे होते थे, एफसी सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे होते थे, और कभी कभी थानों पे भी, पुलिस के थानों पे भी ऐसे हमले हमें नजर आए, बट वो बहुत ही महदूद स्केल के। पिछले 3-4 महीने से ऐसा हुआ है कि ये रिपोर्टें और ग्राउंड पे जो लोग वहाँ पे रहते हैं, मकामी कबाइल और कम्युनिटीज़ हैं, कि क्वेटा का जो नॉर्थ साइड पे पहाड़ी सिलसिला है, जो तकतू माउंटेन जिसे हम कहते हैं, कि वहाँ पे भी टीटीपी
या टीटीपी नमा ग्रोह का इमर्जेंस हुआ है, जो अपने आप को टीटीपी से एफिलिएट डिक्लेयर करते हैं। और ये 3-4 महीने में फिर मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए जिसमें ये वहाँ के मकामी कम्युनिटीज़ के साथ इनका क्लैश हुआ। मजबूरन मकामी कम्युनिटीज़ ने कई एक दो दफ़ा ओकेजन पे इनके खिलाफ बंदूक उठाए, लड़ाइयाँ हुई, फिर इन्होंने चूंकि इनके पास असलहा और हथियार ज़्यादा है, उनके लोग उठाए, कुछ शहीद किए, कुछ वापस किए। साथ साथ में फिर हमने ये भी देखा कि पिछले 1 साल में ये ट्रेंड हमने देखा है। अगेन अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद जो पुरानी गवर्नमेंट के लोग थे, उसमें से जो अक्सर थे वो तो यूरोप, अमेरिका या ऐसी जगहों चले गए। जो लोअर कैडर्स थे अफगान नेशनल आर्मी या पुलिस के, उसमें से कुछ ये बॉर्डर जिलों में भी आ गए हैं। ड्यूरेंट लाइन में आपको पता है बहुत सारी ऐसी कबाइल है जो दोनों तरफ रहती हैं, तो वो अपने ट्राइबल नेटवर्क्स पे वो रिलाई कर लेते हैं, तो वो इस तरफ आ गए, तो वो बॉर्डर के तरफ जो इलाके वहां पे थे। और पिछले 4 साल से ये तकरीबन थे। अब पिछले 5-6 महीनों में हमने ये ट्रेंड देखा है कि इन लोगों को न सिर्फ ये कि ऑर्गेनाइज किया गया है, बल्कि मुसल्ला किया गया है, इनको असलहा दिया गया है, और ये क्वेटा के पास आके कुछ लाख बलेली जैसी जगहों पे बिठा दिया गया है। उसके अलावा पिशीन में, सरानान, किला अब्दुल्ला में, और वो आयरॉनिकली वो मुहाजिर कैंप जो खाली कराए गए हैं अफगान मुहाजिरीन से, वहाँ पे इनको आबाद किया गया। और अपेरेंटली यूँ नज़र आता है कि इन लोगों को रियासत एज मर्सनरीज यूज़ कर रही है। जो भी काउंटर इंसर्जेंसी कह ले, या रियासत ने अपने टीटीपी, बीएलए एंड इवन फॉर अदर पर्पसेस। इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूं कि उसका नतीजा ये निकला, चूंकि इन लोगों को आबाद किया गया, ये मुसल्लत है, इन्होंने मकामी आबादी और कबाइल को भी तंग करना शुरू किया, जिसकी हम्म। वजह से लोग इनके खिलाफ भी निकले। इनके खिलाफ 2-3 धरने हुए हैं पिछले 1 महीने में, जिस पे कुछ लाख से पॉकेट्स में निकाला गया। फिर सरानान में लोग निकले, धरना हुआ है, फिर वहां से अभी कल की इतलात है कि वहां से भी निकाला जा रहा है। और बॉर्डर अजला में, यू विल बी सरप्राइज, बॉर्डर अजला में बाकायदा अमन फोर्स का नाम देके, ये जो कल जिसकी तरफ शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इशारा किया है, अमन फोर्स का नाम देके, जिनमें बाय एंड लार्ज ये अफगान पुराने वो है, इनको रिक्रूट किया गया है और उसको एक अमन फोर्स का नाम दिया गया है। तो ये जी, ये सूरत हाल है। सही। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिनों पहले रजा रूमी साहब के प्रोग्राम में, खबर से आगे में हमारे ही चैनल पर हसन खान साहब हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से जर्नलिस्ट हैं, और वो अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका। फिर उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। उनका ये कहना था कि ये बेसिकली कंदहार के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो प्ले आउट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जब अफगान जो गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट जो थी अशरफ गनी साहब की या करजई साहब की, तो उस वक्त जो वहां पर अचकजई ट्राइब था, वो नूरजई वो पावर में था, और वो नूरजई ट्राइब जो कि प्रो तालिबान हैं प्राइमरीली या प्रिडोमिनेंटली, तो उनको वो टारगेट करते थे। वो यहाँ पर आ गए थे भाग के, वो ही एक तरह से कोयटा शूरा बन गई। और फिर उसके बाद जब यहाँ से वो पावर में आए कंदहार के अंदर, जो कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा भी हैं, तो अशकजई ट्राइब जो है वो वहां से भागा। और ये जो अफगान नेशनल आर्मी के लोग हैं, ये जो लोअर कार्डर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वो अचकजई फैक्शन है जो कि यहाँ पर भाग कर आ गया था। और क्योंकि पाकिस्तान की बलूचिस्तान के अंदर अचकजई जो है वो बहुत बड़ा ट्राइब है, तो यहाँ पर अब जो है वो खुद उनकी टारगेटिंग के लिए ये लोग यहाँ पर पाकिस्तान में आ रहे हैं, और उनको जो है वो जवाब देने के लिए वो खुद आ रहे हैं। और स्टेट प्रोबेबली एज यू सेड कि यूज कर रही है। आप इसको किस हद तक जो है वो समझते हैं कि ये करेक्ट एनालिसिस है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि तारीखी तौर पर यहाँ पे ये जो कबायली कंपटीशन या झगड़े होते हैं, तो उसमें इसी तरह नूरजई अचकजई का भी इस तरह टसल रहा है। और पिछली हुकूमत में अचकजई का कंदहार के रीजन में डोमिनेंट होना, ये बातें दुरुस्त है, लेकिन ये जो अभी चल रहा है, इसको उस तक रिड्यूस करना, मैं समझता हूँ इंतहाई न सिर्फ ये कि ओवर सिंपलिस्टिक है, बल्कि ये बेबुनियाद है। उसकी मिसाल यूं है, पहले तो अब भी बहुत सारे अचकजई कंदहार और उधर है, और वो उस रजीम या उसका पार्ट है, बेशक उस अक्सरियत के साथ नहीं जो पहले थे। ये जो अभी हो रहा है, ये बुनियादी तौर पर दो रियासतों के दरमियान एक प्रॉक्सी वार, और रियासत पाकिस्तान की जो भी जिसको वो अपनी वो समझता है। मसलन
किसी नूरजई हचकजई छोड़े किसी की जुर्रत अफगान नेशनल 500 300 मसला लश्करों के साथ कुछ लाख क्वेटा के 25 किलोमीटर के एरिया में रहे। ये किसी ट्राइबल बैकिंग, कोई इतना ताकतवर नहीं है यहाँ पे कि वो कुछ लाख में 500 अफगान नेशनल्स को मुसल्ला करके लश्करों के तौर पे रख ले। ये जाहिर बात है रियासत पाकिस्तान की पेट्रोनेज है। और वो सहाफ़ी ने जिस, ये असल में 2-3 हफ्ते पहले क्वेटा में एक बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है, नूरजई बिजनेसमैन था, उसका कत्ल हुआ, उसकी बुनियाद पे ये बात की। तो वो अभी 10 दिन पहले उसका कातिल पकड़ा भी गया, उसका अपना कजन कारोबारी पार्टनर था, वो भी नूरजई था। तो ये बात तो वैसे ही डिबंक हो गई क्योंकि वो बंदा भी पकड़ा गया और पुलिस ने वो सारी कहानी भी बता दी। तो मैं समझता हूँ ये नूरजई या चकजई का प्रॉब्लम नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जरूर एक पोटेंशियल, एक प्रॉक्सी वार की जो बिगिनिंग है, ये उसकी तरफ इशारा जरूर है। और ये माजी में भी ये वो प्लॉजिबल डिनाबिलिटी तो अब खत्म हो गई ना। अब हम तो फिर जब तालिबान आ गए हमने मान लिया कि जी हमने 20 साल पाला था। तो अब मैं समझता हूं हम फिर वही कर रहे हैं डिफरेंट शक्ल में, लेकिन बहाने वही पुराने बना रहे हैं। तो ये जो मुसल्ला ग्रुप है, जिस तरह मैंने कहा, मसलन इवन किला सैफुल्ला या जोब के जो पहाड़ी इलाके हैं जिधर कोई जो बॉर्डर इलाके हैं जिधर कोई अचकजई नूरजई नहीं रहते, वहां पे भी अमन फोर्स में ये एक्स अफगान के वो बैठे हुए हैं। तो ये बुनियादी हम्म। तौर पर रियासत ने बेसिकली उसकी एक पॉलिसी है प्रॉक्सीज और उसके थ्रू लड़ना। और ये उनको पैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में लड़ रहे हैं। तो ये शायद रियासत में कुछ ज़हीन लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान और सस्ता तरीका है सिक्योरिटी बीफ अप करने की। लेकिन मैं समझता हूँ ये गुड तालिबान पॉलिसी की रीपैकेजिंग है। और ये उतना ही खतरनाक है जितनी गुड तालिबान की पॉलिसी थी। और आज उस गुड तालिबान के तो आपको पता है नतायज हम भुगत रहे हैं। अच्छा, इसमें आप तालिबान की जो अफगान गवर्नमेंट है उसको कितना जो है वो जिम्मेदार समझते हैं? देखिए ना, लोग यहाँ पर हमें अक्सर कहते हैं कि जी आप जो लिबरल सेक्युलर लोग हैं ना, आप पाकिस्तानी स्टेट को तो बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन आप इसमें तालिबान की जिम्मेदारी को नहीं देख रहे कि वो वहां से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और फिर ये बात तो जो है वो एस्टेब्लिश होती है, अगर यहाँ पर तालिबान आकर बैठे हुए हैं टीटीपी के, कि फिर वहां से जो है वो इनकर्शंस हो रही हैं। और तालिबान जो है वो उनको रोकने में नाकाम है, कम से कम अगर ओपनली उनके साथ कंप्लिसिट नहीं है तो। जी देखें, मैं तो उन लोगों में से हूं कि हमने पिछले 20-25 साल पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी गुड एंड बैड तालिब की, कि जी गुड तालिब, अफगान तालिब गुड तालिब है उसको सपोर्ट करना है, टीटीबी बैड तालिब है उसको मुखालफत करनी है, हमने तो इसकी कंसिस्टेंटली मुखालफत की है। और मेरे जैसे अदना तालिब इल्मों ने पिछले 10-15 साल में बारहा ओपेड्स लिख के आज की सिनेरियो की प्रिडिक्शन की कि भाई अगर आप गुड तालिबान को इख्तिदार में लाएंगे तो आपके बैड तालिब भी मजबूत हो जाएंगे। आप एक रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे रहे हैं बैड तालिबान को। अगर उधर तालिबान इख्तिदार में आते हैं पाकिस्तान में, जिस भी मुसल्ला ग्रुप ने मजहब के नाम पे, जहाद के नाम पे कुछ करना हो, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशनल एज वेल एज मटेरियल सपोर्ट बेस होगा। तो आज एग्जैक्ट वही हो रहा है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान की हुकूमत से टीटीपी और फॉर दैट मैटर किसी और रिलीजियस ग्रुप को कोई पोटेंशियल सपोर्ट, इवन टैसेट या इनडायरेक्ट अवामी लेवल पे या उस पे कोई सपोर्ट मिलती होगी। लेकिन अब इसमें दो बातें जो मैं क्वालिफायर लगाना चाहता हूं। हम्म। पहला, कि आपका टीटीपी का या कोई और मसला, माशाल्लाह हमने 40 साल तालिबानाइजेशन का प्रोजेक्ट इस बेदर्दी के साथ अपने वतन में, अपने मुल्क में चलाया है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कि आपके मुल्क के अंदर भी उसके रूट्स बड़े गहरे हैं। तालिबान की उधर कोई सपोर्ट ना भी हो तब भी ये थ्रेट्स रहेंगे। ये नंबर वन। दूसरा क्वालिफायर मैं ये लगाना चाहता हूं, वो ये कि अब ये रियासत को सोचना होगा। तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले हम इस दलदल में घुटनों तक डूबे हुए थे, अब हम ये पेट तक इस दलदल में डूब चुके हैं। सो ये रिकॉग्नाइज करना कि पाकिस्तान इज नॉट इन एन इजी पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ना आप आराम से निकल सकते हैं, ना आप आराम से पीछे जा सकते हैं। जिसका मतलब ये कि यार अब तालिबान पे 25 साल आपने इन्वेस्टमेंट की, इक़्तिदार में ले आए ना, आप ही लेके आए हैं। अब जब ले आए हैं, थोड़ी पेशेंस दिखाएं, थोड़ी टेक्स्ट के साथ इसको डील करें। ये नहीं हो सकता अब कि आप इधर कोई धमाका होता है, बेसिकली ये मोदी जी का डॉक्ट्रिन है कि कहीं पे इंडिया में, कश्मीर में कोई धमाका होगा, पाकिस्तान में बमबारी होगी। आपने एज इट इज वो डॉक्ट्रिन लिया और आप कहते हैं कि इधर कोई धमाका होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे पूछे, मुझे पता है
तालिबान चाहे भी वो 100% टीटीपी को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? सपोर्ट नेटवर्क है, एक है, नजरिया एक है, 20 साल एक साथ लड़े हैं, उनका फुट सोल्जर इनके साथ है। तो फिर अभी रियासत के लेवल पे आपको थोड़ी टैक्ट और पेशेंस की कॉम्बिनेशन दिखानी होगी, बजाय कि आप डंडा लेके बैठे। ये कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है बटन मार के आप कहें कि अपडेट हो जाए। नहीं होता अपडेट। आपने हाँ 25 लेकिन साल वो की मेहनत को, उनकी के साथ जो मेहनत की है, उसका नतीजा अब मिल के भुगतना पड़ेगा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हमने जो है वो इनको इक़्तिदार में लेकर आए थे और ये सोच कर लेकर आए थे कि टीटीपी को ये काबू करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो सलमान जावेद साहब का, वो तालिबान के बारे में उनका काफ़ी एक नुआंस व्यू होता है। वो ये कहते हैं कि जो अफ़गान तालिबान थे, वो ये समझते थे कि जैसे हमें पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है, वैसे टीटीपी को भी कबूल करने में इनको कोई मसला नहीं होगा। दे दे इट केम एज़ अ शॉक टू देम एज़ वेल कि ये क्या हो गया? अच्छा, मैं नहीं, अली एक भाई देखें, अली भाई हाँ, देखें, रफीउल्लाह काकड़ मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म को पिछले 15 साल में ये बात समझ थी कि ये दोनों एक है। आपको हर पश्तून कॉन्फ्रेंस जमात ने ये कहा कि ये एक है। आप आज मासूम बन के कि हमें लगता था कि ये कर लेंगे। भाई, कैसे लगता था आपको? आपको तो हमने चीख चीख के बोला। मैं दावे से, मैं आजिजी के साथ बट दावे के साथ आपको, मैं आपको सिर्फ पिछले 15 साल के अपने कितने ओपेड्स भेजूं कि मैंने बिल्कुल आज के सिनेरियो की 100% प्रिडिक्शन की थी कि ये आपके साथ होने वाला है। प्रॉब्लम हुँ, ये है, देखिए ये लोग, ये जावेद साहब जो भी इनकी कदर है, ये लोग नंबर वन, आपकी कोई, ये आपकी पीएमएलएन, पंजाब की सिविलियन लीडरशिप भी इनमें से किसी से पूछा तक नहीं जाता। ये अफगान सेल, 2-3 जर्नल बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और सिविलियन लोगों को माउथ पीस बना दिया जाता है कि बस आप एक कबूल करें और प्रोपेगेट करें। अगर ये जी, बिल्कुल। सियासी लोगों से पूछा जाता, वो उनको समझती यार। जब मुझे समझती, अब इस्लामाबाद इतना कमजोर तो नहीं है कि आपको 15 साल हमने आपको कहा और अब आप मासूम बन रहे। क्यों अफगान तालिबान? ये अली, ये क्या होता था कि अगर टीटीए के पास सुसाइड बॉम्बर्स की किल्लत पड़ जाती थी, टीटीपी से एक्सचेंज करते थे, जिनकी इतनी क्लोज कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन थी। आज आप मासूम बन के कह रहे हैं कि जी हमें यह तवक्को नहीं थी। हमें तो थी, हमें, हमने तो आपको बताया हुआ था। चलें, भूल जाए वो माजी को। माजी में जो हुआ सो हुआ। आज भी हम आपको यही कह रहे हैं। आप मुझे यह बताएं, कौन जहीन आदमी, कौन इस मुल्क का खैरख्वाह आदमी एक्स अफगान नेशनल आर्मी के लोगों को मुसल्ला जते बना के मोबिलाइज करके लोगों पे, इलाके पे छोड़ देगा? डज दिस मेक एनी सेंस? मैं हुँ, समझता हूं कोई भी, इवन पीएमएलएन का कोई सिविलियन आदमी दिल से इसकी दिफा या वो नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? उनसे पूछा ही नहीं जाता। और वो मुफ्त में मामे और चाचे बन जाते हैं। जब पॉलिसी कोई और बनाता है, इनके सामने रख, अच्छा पहले तो मानते नहीं है। हम जैसे लोग चीख चीख के पेरिफरी से बता रहे होते हैं कि भाई ये हो रहा है। कल मौलाना साहब ने आपको भरे जलसे में बता दिया कि हमें कहा जा रहा है लश्कर बनाए। आप उस हुँ। वक्त मानते नहीं है, बाद में शोखियां मारते हैं जब वो काम हो जाए। तो ये इनसे ना पूछा जाता है ना इनका इनपुट है। असल बात ये कि जो 2-3 लोग बैठ के ये पॉलिसी बना रहे हैं, माजी को छोड़े, आज आप फिर इन मुसल्लह जतों को बना रहे हैं। दिहाड़ीदार अफगान रिफ्यूजी को धक्के देके निकाल रहे हैं। और जिन लोगों के खिलाफ 25 साल तालिबान को आपने नर्चर किया, आज उनको दोबारा असला थमा रहे हैं। और उसकी कीमत किसने अदा करनी है? उसकी कीमत पश्तूनख्वा के लोगों ने अदा करनी है। और मैं समझता हूं ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, चूंकि आपकी व्यूवरशिप पंजाब या पाकिस्तान प्रॉपर में ज्यादा है। अभी आप देख लें, यार ये कौन सी पॉलिसी है? कोई सिविलियन लीडर एग्री नहीं करेगा, लेकिन उनसे पूछा नहीं जाता। आपने मुकम्मल तौर पर अफगान बॉर्डर पे ट्रेड बंद कर दिया। हुँ, अब आपका जो, छोड़े बाकी, एग्रीकल्चर ले लें, पंजाब का किन्नू, पंजाब का फ्रूट, पंजाब का मैंगो। हमारे पास तो वो स्टैंडर्ड है नहीं कि ये आप यूरोप सारा एक्सपोर्ट कर लें। आप तो कोई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, सैनिटेशन के स्टैंडर्ड मीट नहीं करते। अफगानिस्तान ही बचा था, कोई सेंट्रल एशियन 2-3 मुमालिक थे जिधर ये सारा जाता था। आपने अरबों रुपए का नुकसान किया पंजाब के काश्तकारों का। पश्तूनख्वा की तो सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, उसको तो छोड़े। लेकिन कोई सवाल नहीं उठा सकता, सबको पता भी है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी जो बनाते हैं उनके सामने ये उनके सिर्फ माउथ पीस बने होते हैं, इंतहाई अदब के साथ। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ सवाल ये पैदा होता है ना, आप तो एडवाइस करते हैं कि जी आपको ज़ाहिर है पेशेंस दिखानी पड़ेगी, बट वो ये कहते हैं कि हमने 3 साढ़े 3 4 साल हो गए,
हम जो है वो इनके साथ मोर देन 200 राउंड्स ऑफ टॉक्स कर चुके हैं। हम इनसे एक बात करते हैं, ये उसके अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये मानते नहीं है। फिर हम उनको किसी तरीके से, जैसे आपने कहा कोई मलेशिया बना दिया है, उसके अंदर अफगान नेशनल आर्मी के लोगों को भर्ती कर लिया है। कहीं पर आप जो है वो कहते हैं कि एयर स्ट्राइक्स कर दो, कहीं पर आप कहते हैं कि जी ये इनकी जो है ना वो टूटियां बंद कर दो, इनकी सारी बिजनेस बंद कर दो, इनका ट्रेड बंद कर दो। वे आप कोई सोल्यूशन कोई सजेस्ट करें ना कि भाई ये तरीका है, इससे होगा, या एक होलसम ही हो बेशक, लेकिन बट देयर हैज टू बी सम हेडवे इनटू, मतलब कोई कहीं कोई रास्ता तो निकले ना। जी देखें, एज आई सेड प्रीवियसली, देर इज नो क्विक फिक्स हेयर। हम्म। घुटनों तक दलदल में फंसे हुए थे हम, यहां तक पेट तक अब फंस गए। क्विक फिक्स मेरे पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। मेरी तो अपनी थेरी है बल्कि, और ये इस पे लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, कि जब तक तालिबान जैसा ग्रुप एक मिलिशिया बन के अफगानिस्तान में इक्तदार में रहेगा, इधर इस तरह के थ्रेट्स उभरते रहेंगे। अब सवाल ये है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास इन्हीं ऑप्शंस में आपने गुजारा करना है। तो उसमें पहला क्या है? पहला ये, एज आई सेड, उस पेशेंस का मतलब ये, आपने जितनी वो क्या कहते हैं हार्ड स्टेट वाली पॉलिसी अफगानिस्तान को दिखाई है यार, आपने 20-25 लाख अफगान रिफ्यूजीज यूं एक साल के अंदर भेजे। हम्म। वो उनका क्या हाल है उधर, और वो सब पोटेंशियल रिक्रूट से टीटीपी के। अच्छा, बॉर्डर ट्रेड बंद, ये बंद, इससे नहीं होगा। पहला आपको रियलाइज करना होगा कि जो पौधा आपने लगाया है, ये टीटीपी और टीटीए, ये इसको अब सॉफ्टवेयर की तरह एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टू देम एज वेल। तो आपको यस, कैरेट एंड स्टिक दोनों की पॉलिसी, और थोड़ी सी, चूंकि हम इस वक्त मिलिटरली पाकिस्तान ताकतवर है, तो अफगान तालिबान या इवन अफगान उसको ये तासुर आप देते हैं कि जी आप ताकतवर है, हम जो करेंगे वो करेंगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा आपका जो आखिरी एक ग्रुप है जिसके साथ आपके थोड़े बहुत तारीखी नाते हैं, उसको भी आप इंडिया के उसमें धकेल रहे हैं। तो आपके पास क्विक फिक्सेस नहीं है। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास क्विक फिक्स नहीं है। ये जो रियासत कर रही है, इससे मसला खराब होगा, ठीक नहीं होगा। वो पेशेंस और कैरेट एंड स्टिक क्या है कि यू हैव टू वर्क विद देम टू आइडेंटिफाई जो एग्जैक्ट डिमांड हम इंडिया से करते हैं, एग्जैक्ट जो हम इंडिया से डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें सबूत दिखाएं कौन सा ग्रुप हमारी तरफ से गया था, और आप हमें यह बताएं कौन से लोग इधर हैं, हम आपके साथ मिलके कोई क्रेडिबल मैकेनिज्म बनाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। इंडिया भी तो यही मौकफ अपनाता है कि जी आपकी किसी बात पे हमें भरोसा नहीं है, इधर हमला होगा, मोदी साहब कहते हैं हम उधर हमला करेंगे। तो जो बात हम इंडिया से जिस लीनियंसी या एम्पति का तकाजा करते हैं, वही एम्पैथी वही लीनियंसी तालिबान को शो करें, वर्क बट डू विद यू देम। थिंक कि वो अफगान तालिबान इज इन आर इन अ पोजीशन टू टेक एक्शन अगेंस्ट टीटीपी? मेरे ख्याल से कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले सकते, हम्म। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अफगान तालिबान को एक इंसेंटिव है, और वो ये इंसेंटिव है कि अफगान तालिबान का इंटरेस्ट इस बात में है कि वो अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक पावर में रहें, और सस्टेनेबल पावर शेयरिंग, पावर उसका मैकेनिज्म बने। उसके लिए उनका पाकिस्तान या हमसाया ममालिक के साथ अच्छी पार्टनरशिप का होना जरूरी है। सो दे हैव एन इंटरेस्ट कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। तो उसमें आपने उनको हेल्प करनी है कि ग्रेजुअली किस तरह टीटीपी के हाइड आउट्स या और उनके पोटेंशियल सपोर्ट बेसिस कि उनको आहिस्ता आहिस्ता टारगेटेड एक्शन के थ्रू किस तरह कम किया जाए। ये वो पेशेंस वाली बात है। तो वो एकदम नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू वर्क टुगेदर विद देम। दूसरा, हमें ये भी रियलाइज ऐसा करना ठीक होगा। है। जी जी प्लीज। मैं कह रहा हूँ फिर इसका मतलब है जनरल फैज ठीक कर रहे थे। नहीं, वो तो आप आके आबाद कर रहे हैं ना टीटीपी को अपने इलाकों में, बिल्कुल हाँ। भी ना करें टीटीपी को। ये टीटीपी को आबाद करने वाली बात मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, एज आई सेड, इधर दो बाइनरीज नहीं है कि या आबाद करें या बमबारियां शुरू करें। उसके दरमियान बहुत कुछ है, और ये वही ऑप्शंस है। इस पे मुझे समझाने के, ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो इंडिया से मुतालबा करता है, बिल्कुल वो फ्रेमवर्क आप अफगानिस्तान पे अप्लाई करें। थोड़े से ये हालात बेहतर आएंगे, और थोड़ी सी ताकत और उसका जो एरोगेंस हम दिखाते हैं, हमें वो नहीं दिखानी चाहिए। ये खतरनाक बात इसलिए है, देखें, ड्रोन वॉरफेयर, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि जो ट्रेडिशनल पावर एसिमेट्री है,
वो अब कम हो गई है ड्रोन्स के आने के साथ। ये तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कल वहां पे भी कोई इसराइल कोई इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर ले और ड्रोन्स आने शुरू हो जाए। और ड्रोन्स का न्यूसेंस वैल्यू जो है वो उतना ही है जितना एक बड़े जो है मिसाइल या उसका है। तो मैं समझता हूँ ये नेबर के साथ और और मैं समझता हूँ ये आखिरी बात, अगर फॉरेन ऑफिस को भी आप लीड दे दे इस पॉलिसी में, ट्रस्ट मी, मुझे पता है, मैं फॉरेन ऑफिस के लोगों से बात करता रहता हूं, दे विल नॉट एडवोकेट दिस अप्रोच। वो भी आपको जरा बेहतर रास्ता फराहम करेंगे कि इस तरीके से हमें इन हालात को डील करना चाहिए। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी यही है, जो मेरी फॉर्मर डिप्लोमेट से दो तीन से जिनसे मेरा राब्ता रहता है, अगर उनसे कभी बात करें तो वो इस पॉलिसी को जो है वो अंडोर्स नहीं करते कि आप कंप्लीटली जो है वो ट्रेड रूट्स को बंद कर दें। लेकिन उनसे मेरा नहीं, जैसा आपने कहा, उनसे बात होती है। आपने इंडिया की एनालॉजी जो दी, उससे फिर एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान का इंडिया इंडिया हमारी क्यों नहीं सुनता। उसकी रीजन ये है कि इंडिया को लगता है कि भाई पाकिस्तान का तो कश्मीर पर क्लेम है, ये टेरिटोरियल क्लेम जो है वो तो खत्म नहीं होता। यही बात जो है वो, और उसकी वजह से वो एक जो जिसे कहते हैं ना, एक सिस्टेमिक या फंडामेंटल जो एक प्रॉब्लम है, उसको इंडिया सॉल्व नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑब्वियसली कश्मीर वो नहीं देना चाहते पाकिस्तान को। सिमिलरली पाकिस्तान डजंट वांट टू गिव देम एनी पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, चाहे वो क्लेम तो कुछ भी हो सकता है ना, अटक तक हो सकता है, लेकिन ट्राइबल एरियाज के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर वो बहुत सारे एरियाज जो बिल्कुल एडजेसेंट हैं, वहां तक तो वो 100% वो चाहते हैं कि उनकी अमलदारी हो। तो ऐसी सूरत में जब टेरिटोरियल क्लेम्स आ जाए, वहां पर कितनी को गुंजाइश होती है टॉक्स से उन मसाइल को हल करने की? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बोथ इंडिया पाकिस्तान केस में पिछले 25-30 साल, खास तौर पर 1990s ऑनवर्ड्स, हम्म। बुनियादी इशू टेरिटोरियल क्लेम का नहीं रहा। टेरिटोरियल ऑफ कोर्स वो इशू अपनी जगह है, बुनियादी इशू ये था कि पाकिस्तान ने अपनी इंडिया पॉलिसी में एसिमेट्रिक वारफेयर को पॉलिसी बनाया कि हम प्रॉक्सीज के थ्रू, मिलिटेंट प्रॉक्सीज के थ्रू इंडिया से लड़ेंगे। तो पिछले 20-25 साल की जितनी सफारतकारी और लड़ाई डिस्कशंस है, वो इस बात पे थी कि भाई आप टेरिटोरियल क्लेम्स, उसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स है, उनको हम बायलैटरली डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये जो मिलिटेंट प्रॉक्सीज एज अ टूल ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी है, ये आपको खत्म करना होगा। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोशिश की। अपेरेंटली वो समझे कि हम नाकाम हुए। मोदी ने आके नई रेड लाइन ड्रॉ की कि भाई सब कुछ असाइड, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो हमारा जवाब ये होगा। एग्जैक्टली यही इस वक्त अफगान तालिबान के साथ ये इशू नहीं है कि ओ भाई ड्यूरेंट लाइन है ना 78 साल से, जब से पाकिस्तान बना है, किसने क्या बिगाड़ा। तो वो इशू नहीं है, बाकी जो दावा करते रहे। इशू ये टीटीपी पे बुनियादी पाकिस्तान की रियासत का जो अल्ट्रा एग्रेसिव स्टांस है और तालिबान का डिफेंसिव स्टांस, ये बुनियादी बात है। तो मैं समझता हूं टेरिटोरियल क्लेम्स के लिए अलग फ्रेमवर्क्स है, अलग वो बायलैटरली वो डिस्कस किए जाते हैं। तो इधर इशू ये इसमें सॉल्व ना होने की वजह ये नहीं है कि तालिबान के टेरिटोरियल क्लेम है। इसमें रुकावट बुनियादी ये है, नंबर वन, एज आई सेड, कि तालिबान चाहे भी वो शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा आपको एक्शन डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। दूसरा, हम्म। आपके जो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर जो हमने तालिबानाइजेशन प्रोजेक्ट्स के पौधे लगाए हुए हैं, वो रूट्स भी आपको काटने होंगे। उधर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो मसाइल अपनी जगह है, वो इंटैक्ट है। तो इसलिए ये मसला पेचीदा है। ये 40-50 साल की हमारी खारजा और दाखिला सिक्योरिटी पॉलिसी का समर है। तो ये इतने ओवर सिंपलिस्टिक उससे डील नहीं किया जा सकता। सही, लेकिन वो एक है तो सही। मतलब मैं ड्यूरेंट लाइन की बात नहीं स्पेसिफिकली कर रहा। मेरा कहने का मकसद ये था कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर हमारे ये जो टीटीपी के लोग हैं, इनके भी तो ट्राइबल एरियाज के ऊपर वो जो टीटीपी है, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जी, उनके उन ट्राइबल एरियाज के अंदर कुछ क्लेम्स हैं कि यहाँ पर हमारी अमलदारी होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली चेंजिंग द मैप ऑफ द रीजन। ठीक वो ये ठीक। कि यहाँ पर हमें टेरिटरी को हम कंट्रोल करेंगे। ये है मेरा सवाल कि उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। जी, वी देखिए, मेरे ख्याल से वो तो नॉन निगोशिएबल है किसी भी रियासत के लिए। और दूसरा ये पश्तूनख्वा के लोगों के लिए, पश्तूनख्वा के लोगों को जब भी आपने मौका दिया है, ओवरवेलमिंगली उन्होंने फाटा इस्लाहात और फाटा मर्जर या फाटा रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया है। तो अगर कोई भी टीटीपी या कोई ऐसा मुसल्ह ग्रोह ये दावा करता है कि जी ये आप अंडू करके हमारे हवाले कर दे, दैट्स अ नॉन नेगोशिएबल, दैट्स अ नो ब्रेनर, इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि जी।
इसमें फिर एक और चीज भी आ जाती है, वो ये है कि हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है, या खैबर पख्तूनख्वा की नेशनलिस्ट पार्टीज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उन पार्टीज की भी बात करूं जो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं। हाँ ठीक है। पीटीआई हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, इवन पीएमएलएन की तरफ से मैंने कोई बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक सपोर्ट नहीं देखी खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर की तरफ से फॉर द ऑपरेशन। और फिर एएनपी या जेयूआई या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इनको तो आप हाँ एक ही, अगर ऑपरेशन भी नहीं करना और इन हाँ रीजन्स के अंदर बात भी वो नहीं सुन रहे, और ये एरियाज हैं जहां पर वो अपना टेरिटोरियल क्लेम ना सिर्फ असर्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बल्कि असर्ट भी कर रहे हैं बाय थ्रू इंकर्शंस, या वहां पर जो है वो कभी आपकी जो रियासती जो मशीनरी है उसको अटैक करके एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इसका फिर हाउ डू वी सॉल्व दिस? मुझे तो मतलब एक रास्ता कोई नहीं दे रहा। जी देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये अहम सवाल है इस कॉन्टेक्स्ट में। आपने सही फ्रेमिंग की कि एक तरफ लोग टीटीपी किसी भी तंग है सपोर्ट नहीं करते। यस। दहशतगर्दी का की जो कीमत है वो आम लोग, सिविलियन इदारे, सिक्योरिटी इदारे अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों में कोई ऐसी इंतुजियास्टिक सपोर्ट भी नहीं है मिलिट्री ऑपरेशंस की। देखें इधर, ये बहुत अहम नुक्ता है, इधर बात आती है रियासत की लेजिटिमेसी की। देखिए ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के हकीकी नुमाइंदों को लेके जेलों में डालें, उनको मारे पीटे, और आप ऐसे लोगों को मुसल्लत करें जिससे लोग रिलेट नहीं कर पाते। आप झूठा रियासती प्रोपेगेंडा मुसल्लत करें। आप पश्तूनख्वा बलूचिस्तान से हर सच्ची खबर के मुकाबले में झूठे खबरें दें। आप इससे अंदाजा लगाएं, यानी ये दुनिया के किस मीडिया में होता है? पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस वक्त कुछ भी हो, यानी सरकारी उसके अलावा और कोई मौकफ नहीं होता। कमाल है यार, बेसिक एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है कि आपने अगर इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाया है, जियारत में धरना बैठा हुआ है 5 दिन से, कोई धरने के कोई पार्टिसिपेंट को भी बुला ले नहीं। अच्छा, अब जहां पे रियासत इतनी लेजिटिमेसी उसकी ना होने के बराबर हो और इतनी कंट्रोल्ड, मसनूई कंट्रोल के थ्रू मामलात चलाए जा रहे हो, वहां पे आप जो बात करेंगे लोग उस पे यकीन नहीं करेंगे, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, और उसका बाज़ औक़ात उलट मतलब भी लेंगे। मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब यह है कि आपने ये बेसिकली आप कोई, अच्छा रेगुलर वारफेयर में तो आसान होता है ना, दुश्मन की टेरिटरी में आप लड़ रहे होते हैं। जब आप अपने मुल्क में, अपने लोगों में, अपने इलाके में ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको अपने लोगों का सपोर्ट और भरोसा ना हो। अब जब लोगों का आप पे एतमाद और भरोसा नहीं है, वो क्यों कर आपको सपोर्ट करेंगे? उसके लिए आपको लोगों को एतमाद में लेना होगा। और एतमाद में लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस की एक हिस्ट्री भी है, और वो हिस्ट्री ये है कि वो पार्शली सक्सेसफुल, एट बेस्ट पार्शली सक्सेसफुल रहे। लोगों ने, हमने उस वक्त भी जब चीखा था कि भाई गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, आज तो वो सच साबित हुआ। जिस तरह बलूचिस्तान में मैं आज बता रहा हूं कि आप एक तरफ एक दरख्त का शाख काट रहे हैं, उसी का दूसरा पौधा लगा रहे हैं अफगान एक्स नेशनल आर्मी के मुसल्लह जत्थू की शक्ल में। तो ऐसे हालात में जब पॉलिसी चंद लोग बना रहे हैं, इंप्लीमेंट चंद लोग करवा रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन या कोई काइनेटिक मेजर्स बगैर किसी सुपरविजन के, ट्रांसपेरेंसी के होते हो, लोगों का आप पे एतमाद का इजहार ना करना, ये नेचुरल यकीनी बात है। इसके लिए आपको पॉलिटिकल स्पेस को डेमोक्रेटाइज करना होगा। आपको लोगों के हकीकी नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा, और उनकी मुशावरत के साथ फिर अगर आपने कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना है या कुछ और करना है, उसमें लोगों का पर्सपेक्टिव होगा। अदरवाइज होगा क्या? ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के नुमाइंदों को मार पीट रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, मादनियात और उस पर कब्जे कर रहे हैं। इन सब कामों के साथ साथ आप फिर तवक्को रखते हैं कि जी लोग, जब आप उनको कहते हैं कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आपकी कमिटमेंट जिन्होंने लोग बिलीव करे, ये मेरे ख्याल से फिर जरा नाइविटी है। नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए ना, अब जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहां पर तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कुछ सीट्स के ऊपर कुछ धांधली वगैरह भी हुई हो, बट जो रिजल्ट है इलेक्शंस का, वो प्रिडोमिनेंटली वही है जो पब्लिक सेंटिमेंट था। पीटीआई वन फेयर एंड स्क्वायर आई बिलीव। और उसमें हो सकता है कि कहीं पर मोहसिन दावड़ को हटाने के लिए, इलेक्शन से बाहर रखने के लिए या पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए, उसकी जगह जेयूआई या पीटीआई के किसी बंदे को जितवा दिया गया हो। कहीं पर पीटीआई का कोई नाकाबिले कबूल बंदा हो, उसको हरवाने के लिए जेयूआई का बंदा। मगर मेरा ख्याल है 98-99% ऑफ द रिजल्ट्स आर करेक्ट।
तो ऐसा तो नहीं है कि लेजिटिमेसी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक गवर्नमेंट के पास नहीं है? जी देखिए, मैंने वर्ड यूज की रियासत की लेजिटिमेसी, हाँ, सिर्फ हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं, रियासत की लेजिटिमेसी खैबर पख्तूनख्वा में है। जो जिसको आप इस वक्त, मैं बाय एंड लार्ज आपके असेसमेंट से एग्री करता हूं कि पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी है। तो जी। पीटीआई के साथ जो आप कर रहे हैं, पीटीआई आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है। और पीटीआई, वेदर वी लाइक इट और नॉट, इस वक्त अगर लोगों की एक पॉपुलर जमात है, तो आपको पीटीआई को वो पॉलिटिकल स्पेस देनी होगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड। ये नहीं हो सकता कि एक सर पे आपने उनका बंदूक रखा हुआ है, एक हाथ वो आपने मरोड़ा हुआ है, और दूसरे उसे आप कह रहे हैं कि जी आप हमारे साथ आ जाएं। वो नहीं आ रहे हैं आपके साथ, इस तरह क्यों ऑन हाँ, बोर्ड लेकिन आएंगे? देखिए, मैं इसमें रफी भाई, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सवाल को। मेरा एक सवाल ये है कि खैब अब आप पीटीआई की पॉलिसी को अगर देखें, तो मुझे याद है कि 2004 में गालिबन हमने साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया था, तो हामिद मीर के प्रोग्राम में इमरान खान और हमीद गुल साथ साथ अपेयर होते थे, और वो दोनों बैठ के कहते थे ये हमारे अपने लोग हैं, हालांकि वो थे भी अलकायदा के लोग। और खान साहब उस वक्त ये कहा करते थे कि अलकायदा के लोग हैं, लेकिन ये अब यहाँ पर आ गए हैं, इन्होंने यहाँ पर शादियां कर ली हैं, मतलब वो उन्होंने हमारे से शादियां कर ली है, तो वो हमारे दामाद बन चुके हैं। फिर वो 2007 के ऑपरेशन के वक्त हो, 8 या 9 का ऑपरेशन हो, 2014 का ऑपरेशन हो, बड़ी ही ल्यूकवर्म किस्म की जो है वो उनकी सपोर्ट थी। जब वो पावर में आए तो उनकी पूरी पॉलिसी, शायद उनको पावर में लाने की रीजन भी यही थी 2018 में, कि ये सीमलेस प्रोसेस होना चाहिए जो तालिबान के रिटर्न है अफगानिस्तान के अंदर। एंड देन दे गो आउट ऑफ पावर एंड दे बिकम पॉलिटिकल आर्म ऑफ द टीटीपी। और वो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 13-14 ईयर्स वो सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है। अब उसमें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्सेंट जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया स्टेट की तरफ से उनको लाने के लिए, बट राइट नाउ दैट इज द केस। ऐसी सूरत में एक जो सबसे मकबूल जमात है वो टीटीपी के साथ हैंड इन ग्लव है। मुझे क्या क्या हैव वी लॉस्ट खैबर पख्तूनख्वा टू टीटीपी? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। देखें, पहले मैं पीटीआई का जो टीटीपी या तालिबान के हवाले से मौकफ है, मैं उस पे, जो आपके खदशात है वो मेरे भी खदशात है, उस पे मुझे कोई दूसरी राय नहीं है। और हम जैसे लोग जब पीटीआई पावर में थी उस वक्त भी ये खदशात का इजहार करते रहे। बदकिस्मती से तालिबान या टीटीपी या अफगान पॉलिसी के मौकफ पे तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिसी पार्टीज का बाय एंड लार्ज मौकफ सेम रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान जो भी अपनी नाकिस राय रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो उस पर एक कंसिस्टेंसी दिखाई है। बाकियों को जो है, जब पिंडी से इशारा होता है वो उसके मुताबिक, यानी एक हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक पॉलिसी की सपोर्ट करते हैं, जैसी मिलिट्री लीडरशिप चेंज होती है अगले में उसकी मुखालफत करते हैं। तो फर्क से उस पर सब एक है। अब इन खदशात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं, देखें यही उसका तरीका है। पीटीआई या उसका जो भी मौकफ है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है उनके खिलाफ नेशनल लेवल पे जिस लेवल का क्रैकडाउन है, जिस लेवल का उनके खिलाफ रियासत ने स्पेस कम की है। आप सही। उनको वो स्पेस दें। और इफ आई वॉज एडवाइजिंग द स्टेट, मैं तो कहूंगा कि जी, अगर ये समझते हैं कि ये होना चाहिए टीटीपी के साथ, इनको खुला इख्तियार देते, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत इनके पॉलिसी इनको कहें आ जाए, बल्कि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दें कि आए आप इसी तरह से करें, हम आपके साथ हैं। एंड लेट द, और अगर उसकी कीमत आती है तो उसकी जिम्मेदार पीटीआई है। एंड देन लेट द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डिसाइड कि भाई ये पीटीआई की इस पॉलिसी से मुतमैन है, या जो भी बाकी पार्टियां सियासी जमातें मुतबादिल पॉलिसी लेके आते हैं। सो मैं थ्योरेटिकली स्पीकिंग आई आई कंप्लीटली एग्री, जो खदशात आपके हैं ये हमारे भी है। लेकिन दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन इनफ कि आपने पीटीआई के साथ जो इस वक्त किया हुआ है कि आप वो जारी रखें। हाँ, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे बाकी सियासी जमातों की तरह, ताकि हम उनको जिम्मेदार ठहरा सके। इस वक्त मैं या कम अज कम कोई भी जीशूर बंदा पीटीआई को आज की उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके हाथ पांव आपने बंधे हुए हैं, और फ्यूचर के जो फेयर्स है उससे मुझे पता है, पीएमएलएन के भी इतने, मुझे उनसे भी इतनी फेयर, पीपल्स पार्टी से भी उतने, क्योंकि सब ने यही पॉलिसियां माजी में की हुई है, सिर्फ इमरान खान इसके हवाले से ज्यादा वोकल और कंसिस्टेंट रहा है। तो अगेन मेरे पास नहीं, आपके लिए कोई क्विक फिक्स नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई नहीं, I'm अंडरस्टैंड। not justifying the repression. I call it repression because I believe it is repression. लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए, जो दूसरी पार्टियों का आपने जिक्र किया, इवन एएनपी ने जो है वो शरीयत बिल को जो है वो किया था,
आई डोंट थिंक कि एएनपी जो है वो तालिबान के साथ हिमायत में है, बल्कि एएनपी ने तो सबसे ज्यादा कॉस्ट पे की है कुर्बानियां दी हैं। के साथ लड़ाई की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन जो दीगर पार्टीज हैं, वो एटलीस्ट एक प्रैग्मेटिक पोजीशन उन्होंने रखी है कि अच्छा ठीक है, अभी रियासत लड़ना ही नहीं चाहती तो हम तो लड़ नहीं सकते। लेकिन इन पीटीआई's केस दिस इज एन आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट। इमरान खान साहब जो है वो उसके साथ मुकम्मल तौर पर, और मेरा ये सवाल ये नहीं है मैं उनको सही या गलत, आपने आपने शायद किसी और नियत से कहा था, मगर आपने कहा नाकिस राय, तो मैं बिल्कुल उनकी राय को नाकिस समझता हूँ इसमें। मगर जो भी उनकी राय है, उनकी कन्विक्शन लगती है मुझे इसमें राय में ना, कि ये बात ऐसे ही है, एंड दे आर द मोस्ट पॉपुलर वंस एज वेल, व्हिच इज व्हाई इट मेक्स मी थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ओवरऑल ही कोई एपेटाइट नहीं है टू फाइट विद द तालिबान, वेदर थ्रू एन ऑपरेशन और एनी अदर वे और इन एनी अदर वे। नहीं, मेरे ख्याल से इससे ये जो आई थिंक हमें थोड़ा सा ये फर्क करना होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो तालिबान का पहले भी और अभी भी जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियां भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी है, और जो इस तालिबान के ऑनस्लॉट को रोकने की कोशिश या उसका जो मुकाबला है वो भी ज़ाहिरी बात है खैबर पख्तूनख्वा के लोग कर रहे हैं। पीटीएम की तहरीक उठी, वो क्या थी? वो एक एंटी वॉर, एंटी तालिबान, एंटी वॉर दोनों मूवमेंट थी। पीटीएम ने 2018-19 में ये खदशात का इजहार किया, उसके साथ हमने क्या किया, अवामी नेशनल पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी है, तो ऐसी फोर्सेस हैं। और मैं समझता हूं जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो कंसेंसस नेसेसरली तालिबान के पॉइंट पे नहीं है, वो कंसेंसस जो अदरवाइज एंटी इस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अगेंस्ट द स्टेट रिप्रेशन, वो उस बात पे है। और इसको सही। टेस्ट किया नहीं गया है उस तरह से। और अगर कोई थोड़ी बहुत वो कंसेंसस अवामी लेवल पे हो भी, उसका वाहिद तरीका ये है टेस्ट करने का, जो मैंने आपको तजवीज किया कि आप इंपावर करें पीटीआई को, उनको ये हैंडल करने थे उनके तरीके से, और लेट द पीपल देन डिसाइड कि भाई हमें ये चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये याद रखें कि मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से जो स्केप्टिसिज्म है वो लोगों की बड़ी लेजिटिमेट है, भयानक तारीख रही है। पीटीएम उन्हीं मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में उभरी, उनके साथ हमने क्या किया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किए बगैर, लोगों को उसमें स्टेक होल्डर बनाए बगैर ओपेक मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे, कोई भी पश्तूनख्वा में जिसकी जनवन सियासी सपोर्ट हो पार्टी आपकी हिमायत नहीं करेगी। सही। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ा सा वापस आते हैं बलूचिस्तान की तरफ, ताकि फिर हम इसको एंड की तरफ लेकर जाएं। आपने लेजिटिमेसी की बात की, और कल मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसके अंदर आपने ईमान मजारी का जिक्र किया, महारंग बलोच का जिक्र किया। और द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज क्योंकि उसमें आपने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर की। मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आप इसको रिस्पॉन्ड करने की हाँ, ज्यादा नहीं नहीं, बेहतर। जरूर पूछिए, बिल्कुल। वो सवाल ये है कि महारंग बलोच के बारे में लोगों का ये कहना है कि भाई अगर बलोचिस्तान में अटैक करता है ईरान, और पाकिस्तान जो है वो ईरान की टेरिटरी के ऊपर अटैक करता है, और वहां पर जो लोग मरते हैं, तो महारंग बलोच कहती हैं कि ये हमारे भाई थे जो वहां पर मारे गए हैं। जाफर एक्सप्रेस में जो है लोग अगर हमला करते हैं पाकिस्तान की एक ट्रेन के ऊपर जो कि कोयटा से पंजाब की तरफ लोगों को लेकर आ रही है, या सिंध की तरफ लोगों को लेकर जा रही है, तो वहां पर जो है वो अटैक होता है, और उसमें बीएलए के लोग जो हैं वो मारते हैं, और फिर एक रिटेलिएशन में ऑपरेशन करता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और वो उनको मारती है। तो वो ये कहती हैं कि वो लाशों को क्लेम करती हैं, वो कहती हैं कि ये हमारे भाई थे, इनकी लाशें हमें वापस की जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जो कि पंजाबी हैं, मोस्टली मोस्टली नहीं बल्कि ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम, वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने टेरर, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना वो किसी सियासी लीडर ने कभी ये कहा हो कि जो टीटीपी के लोग मरे ये हमारे लोग हैं, ये हमें वापस करो। बट वहां पर हमें लगता है कि बीएलए के लोगों के बारे में महारंग बलोच की ये सोच है, या अख्तर मेंगल के बारे में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं आजकल। आप इसको किस तरह से देखते हैं? डोंट यू थिंक दैट द स्टेट वुड इज probably justified in suspecting them of being political arm? और वो फिर जाहिर सी बात है उनके वालिद साहब के भी एक हिस्ट्री है, एज यू नो। जी देखें, अगेन फील फ्री, जो ऐसे सवालात चूंकि पाकिस्तान प्रॉपर में लोगों के जहनों में है, तो हमारा मकसद ही है कि हम ओपनली डिबेट करें, और ज़रूरी नहीं हम हम्म। इत्तेफाक करें। सो आई वेलकम एंड अप्रिशिएट दीज क्वेश्चंस। देखिए, पहला ये है कि जिस तरह मैंने आपको अभी सिर्फ पिछले एक महीने की समरी दी थी कि बलूचिस्तान में हुआ क्या है, और इनमें से एक खबर पाकिस्तान प्रॉपर में ना मीडिया में ना किसी उस पे आई है। अब हम जो ग्राउंड पे देखते हैं हालात,
ये ट्रेंड रहा है पिछले 20 साल में कि जब भी कहीं पे कोई हमला होता है सिक्योरिटी इदारों या उस पे, वो दहशतगर्द जो उनको पहले नजर नहीं आ रहे थे, अगर इतना पता होता तो हमला ही रोक लेते। अचानक पता चलता है कि जी जवाबी कार्रवाई में जो है इतने लोग मारे गए, और उसमें ये हिस्ट्री रही है कि उसमें जो मिसिंग पर्सन्स जो ऑलरेडी एलिजेडली मुबैना तौर पर रियासती तहवील में होते हैं, उनको मार के डेड बॉडीज फेंकी जाती है। ये एक नहीं कई दफा ये हुआ हुआ है। इसलिए अब ये बलूचिस्तान में एक प्रिडिक्टेबल ट्रेंड बन गया है, जब भी रियासत किसी कार्रवाई के नतीजे में जवाब में एकदम से दावा करती कि इतने लोग मारे गए, तो जो मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन है वो जाते हैं, वो बॉडीज मांगते हैं, क्योंकि उसमें वो मिसिंग पर्सन्स जो रियासती तहवील में होते हैं उनको मारा जाता है। वो प्रैक्टिस एस्टैब्लिश्ड है। सो दे इसलिए वो जाते हैं। ये एक प्रैक्टिस रहा है, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पिछले 15 साल में कई दफा हुआ है। सो अंडरस्टैंडेबली जाफर एक्सप्रेस के बाद भी एग्जैक्टली यही हुआ है कि वो गए कि भाई आपने किन की वो बॉडीज फेंकी है, जरा हमें दे, शेयर करें। तो ये कोई अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान प्रॉपर में आम शहरी का कसूर नहीं, उसको बलूचिस्तान का पता नहीं होता। मीडिया पे नैरेटिव आप दो तीन बलूचिस्तान के सरकारी तर्जुमानों जिनकी वजह से इन द फर्स्ट प्लेस हालात यहां तक पहुंचे हैं, वो पहुंचाते हैं, झूठ झूठ बोल के खराब करते हैं। अच्छा, दूसरी ये बात मैं करना चाहता हूं। देखिए अली, आपने पिछले 20-25 साल वॉर एंड टेरर में मगरबी दुनिया में देखा। अब मगरबी दुनिया में एक ट्रेंड क्या शुरू हुआ कि जी लेट्स से फ्रांस में कहीं कोई मुबैना दहशतगर्द हमला होता है, दुनिया में जहां पे कोई मुसलमान किसी वेस्टर्न चैनल पे आता है, जी पहला सवाल उससे ये कि आप कंडेम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब ये सवाल वो किसी नॉन मुस्लिम गोरे से नहीं पूछ देते। अब ये सवाल क्यों पूछा जाता है? ये वो कॉलोनियल माइंडसेट है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे बिलीव करता है कि यानी अगर उधर किसी ने किया और चूंकि वो मुसलमान था तो दुनिया के सब मुसलमान या तो उसके साथ है, अगर नहीं है सब पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को डिक्लेयर करे, डिसएसोसिएट करे। अब ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, मुझे तो इससे बड़ी शदीद प्रॉब्लम है। मैं मिसाल देता हूं, मैं ओपेड्स में लिख चुका हूं, मैं कई दफा लिख चुका हूं अब कि भाई जिधर भी निहत्थे लोगों को रियासत या नॉन स्टेट एक्टर मारे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो आम शहरी हो, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए और दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अब होता ही है, अगर अली भाई और फॉर दैट मैटर मैं मिसाल दूं, कोई हर रोज मुझे बुला के मीडिया पे जब पहला सवाल ये पूछेगा, आई विल बी पुट ऑफ बाय दिस कि भैया आपको हर रोज मैं माथे पे लिख के दूं कि जी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। तो मैं समझता हूं यही हुआ है महारंग, डॉक्टर महारंग बलोच के साथ। एक नहीं 10 दफा उसने कंडेम किया है कि भाई हम किसी निहत्ते उसके कत्ल की हम मजम्मत करते हैं। अब जब कोई भी इंसिडेंट होता है, वो लोग जिन्होंने डॉक्टर मारंग की प्लाइट पे अदरवाइज कभी स्टोरी नहीं की, उनके साथ कभी एम्पैथी नहीं दिखाई, मुंह उठा के जी मारंग मजम्मत करे, मारंग मजम्मत करे। तो ये वो माइंडसेट है बिल्कुल जिस तरह इधर नियो कंजर्वेटिव्स ने, इधर वाइट रेसिस्ट थिंकर्स ने जब वॉर एंड टेरर में मुसलमानों पे लागू की, ये वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, यही मुझे बलूचिस्तान में एट प्ले नजर आती है। अब एक बंदा एक दफा कर लेता है, दो दफा कर, अब हर रात या हर रोज बैठ के पहले अपनी सफाई तो नहीं देनी होती। मैं क्यों सफाई दूं हर रोज भाई? वही चीज जब मैं ऑर्गेनिकल करूं, लेकिन अगर मुझे कोई फोर्स करेगा तो मैं पुट ऑफ होऊंगा कि आप, इसका मतलब आप मुझे भी जिम्मेदार समझते हैं। तो मैं समझता हूं डॉक्टर मारंग के केस में ये जो परसेप्शन है कि मिसिंग, ये जनवन इधर हुआ है, ये एक प्रैक्टिस रही है जिस पे वो जाके मिसिंग पर्संस के लवाकिन डॉक्टर मारंग से पहले भी जाके डेड बॉडीज मांगते थे कि उसमें देखते थे कि इसमें हमारे लोग कौन से हैं। रफ़ी, आपकी इस बात से तो मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफ़ाक करता हूँ। मैंने 2017 में जो मेरा मास्टर्स का थीसिस था, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल टू पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने मुझे अलाउ किया था। और उसके अंदर जो मैंने थीम्स थी मेरी, यही जो है वो एस्टैब्लिश हमने किया था कि बलूचिस्तान के जो केसेस हैं उसके बारे में। जैसे अभी इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ एक इमाम बारगाह पर, तो वी न्यू कि इमाम बारगाह थी जहाँ पर अटैक हुआ, इस्लामाबाद का शहर था। फिर हमने पूरी उसकी ट्रेस की हिस्ट्री और हमने कहा जी ये आईएसकेपी से इसका ताल्लुक था बंदे का। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर अगर ये लिखा हुआ भी होता है कि 3 लोग मर गए, तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अगर अलमदार रोड पर हुआ है तो शायद ये शिया किलिंग है, अगर ये तुर्बत में हुआ है तो शायद ये एथनिक किलिंग है, अगर ये फलां जगह पर हुआ है तो शायद ये टीटीपी इसमें इन्वॉल्व थी। तो दिस इज अ वेरी
एक रिपोर्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है। बट एट द सेम टाइम रियासत ये कह सकती है कि भाई ये तो हमारे लिए आपने इम्पॉसिबल बना दिया है, क्योंकि जितनी भी दफा हम ऑपरेशन करेंगे आप कहेंगे कि हमारे मिसिंग पर्सन जो थे वो आपने लाकर इसमें डाल दिए, और हम जो है वो जब भी इसको लेकर आएंगे तो आपने तो इसको डीलेजिटिमाइज ही करना है, तो फिर हम आपसे बात ही क्यों करें, आपने जब हमारी बात सुनी नहीं। बिकॉज एक एक आप भी समझते हैं इन चीजों को, पॉलिटिक्स के अंदर और स्टेट की जो पीपल के साथ रिलेशनशिप होता है, स्टेट के पास तो बेइंतहा पावर होती है। वो अगर ये फैसला कर ले कि हमने जो है वो आपको अलाउ करना है, ये जो जो भी डाइसेंट है वो भी स्टेट ही अलाउ कर रही होती है, और अगर वो अलाउ करना बंद कर दे तो वो भी स्टेट ही जो है वो उसका फैसला होता है, और फिर उसके बारे में आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं उसके साथ डील करने के। सो डोंट यू थिंक के देयर इज ए सिचुएशन वेयर महारंग बलोच और एनी अदर पर्सन, मतलब समीडीन है या जो भी बीवाईसी के लोग हैं और भी लोग हैं जो बलोचिस्तान के इश्यूज के ऊपर या उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, दे ऑल्सो नीड टू लुक एट स्टेट्स वर्जन ऑफ इवेंट्स। उनको उनकी तरफ से एफर्ट जो है वो आपको लगता है कि, या आपको लगता है कि नहीं ये वो क्या करें, स्टेट तो उनसे बात ही नहीं कर रही। जी देखिए, इसके तो दो आसान तरीके हैं। पहला ये, अगर वाकई रियासत इस मुश्किल में है, इसके दो आसान तरीके हैं ये। एक तो यूं कि नंबर वन, आप मिसिंग पर्संस का मसला ही हल कर ले, ताकि हर रोज ये वाला मसला तो बीच में ना आए। ठीक, बड़ा आसान हल है ना ये तो। और वैसे भी रियासत या रियासती तर्जुमान कहते हैं कि जी 70-80 लोगों का मसला है, हल करें। कई दफा आपने आजाद कमीशन बनाया, वो बनाया ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो लोग नहीं है उनको कंपनसेट करें, जो है उनको एक ड्यू प्रोसेस आपके मिलिट्री ट्रायल्स के तहत ही सही, लेकिन उधर डील करें। और डेटा पब्लिश करें ताकि हर रोज ये मसला ना हो कि जी ये मिसिंग पर्सन था नहीं था। सो ये एक तरीका है, वो आपसे नहीं होता। दूसरा आसान तरीका ये है, आप जिस उस ऑपरेशन में मारते हैं लोगों को, और अगर ये मिसिंग पर्संस के लवाहिकीन या बीवाईसी आपको लगता है गलत वो करते हैं और मिस कोट करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं हकायक को, तो उसका आसान तरीका है, जिन लोगों को मारते हैं उनके उसके बाद डीएनए टेस्ट करके डेटा करके वो पब्लिश करें, और 2-3 इंडिपेंडेंट मीडिया और इन लवाहिकीन के सामने वो रखें, ताकि इनको मिस रिप्रेजेंट करने का मौका ना मिले। जब आप, ऐसी क्या बात होती है कि आप रात के अंधेरे में दफना भी देते हैं, डेटा भी ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ नहीं होता, तो ये बर्डन रियासत पे आती है। देखिए, इसमें ऐसे लोग हैं, अल्लाह ना करे कभी हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। कुछ लोग 15 साल से अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग 20 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है। और आखिरी बात मैं ये करूंगा, देखो रियासत को सोचना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं उसका लार्जर पिक्चर में रियासत को मजबूत करता है वो कदम, या कमजोर करता है। तो मैं तो अगर रियासत को एडवाइस करूं, मैं तो यही कहूंगा कि यार आप, ये बर्डन तो आप पे आता है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं आपकी बात से एग्री कर लूंगी जी बीवाईसी का तो काम ही यही है, लेकिन आपका तो काम ये है ना कि आपका शहरियों पे आपके इतमाद बढ़े। आपका तो काम ये है कि जी वो बलोच नौजवान जो अभी तक बंदूक की तरफ नहीं गए, उनको अपनी तरफ मायल करें। तो उसका तरीका तो ये नहीं है कि आप उन समेत सबको जो है उनको भी अंदर करें और अपनी रिप्रेशन मजीद बढ़ाए। क्योंकि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से, या बलोच नौजवान का पाकिस्तान से बदजन होना तो रियासत का नुकसान है। तो फिर तो एक तरह से आप खुद, अगर रियासत ये समझती है, फिर आप बीवाईसी और फॉर दैट मैटर जिन पे आप ये इल्जाम लगाते हैं उनको तो जीत आप दे रहे हैं। मैं ये जब वो नहीं हुआ था, ये अभी ये हुकूमत नहीं बनी थी, जब शुरू शुरू में बलूचिस्तान में जिस तरह से सेटअप बना, मैंने किसी जिम्मेदार आदमी को कहा था कि आप खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान प्लेट में रख के दे रहे हैं इंसर्जेंट्स को। हम्म। तो उनको इतना फायदा तो वो अपने बलबूते पे शायद 10 साल में ना ले सकते, जितना आपने रिप्रेशन करके मसनूई लोग बिठा के उनको वो विक्ट्रीज दी है पॉपुलर लेवल पे। अवाम विक्ट्री क्या, अवाम में इन रोड्स, वो इन रोड्स देना जो है वो नुकसान रियासत का है। और वो जिनको आप समझते हैं कि जिनका एजेंडा ये है, उनको आप फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अगेन फिर बर्डन हम पे, रियासत पे आता है कि भाई ऐसे काम ना करे। लार्जर पिक्चर की को देखना तो जिम्मेदारी रियासत की है। रफी, आखिरी सवाल आपसे। सूरत हाल ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक जेन्युइन पोटेंट थ्रेट है। मैंने शायद गलत सुना हो, आपका ये कहना था कि टीटीपी इतनी बड़ी है कि स्टेट जो है वो शायद इसके साथ अकेली लड़ भी नहीं सकती। अ, नहीं, मैंने ऐसी दूसरी बात तरफ, नहीं की है। अच्छा आपको लगता है कि लड़ सकती है, हाँ, शायद फिर वो मुझे सुनने में गलती पेश आई। हाँ, नहीं मैंने।
टीटीपी जो है वो एक पोटेंट थ्रेट के तौर पर मौजूद है। उसकी इनग्रेस इस हद तक है हमारे मदारिस के अंदर के आज भी अगर आप उनको कुछ कहते हैं तो मैं जानता हूं कि ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर एक मजहबी शख्सियत की जानिब से एक थिंक टैंक बनाया गया और वहां पर लड़ाई हो गई इस बात पर, क्योंकि वहां से उन्होंने जो एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की वो तालिबान के खिलाफ जाती थी। दैट्स हाउ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हाउ डीप देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज इन पाकिस्तान। साथ आप देखते हैं कि बीएलए, और बीएलए कोई ऐसी कोई आज की तंजीम है, बीएलए प्रिंस करीम खान जो थे वो मीर अहमद यार खान के भाई, वो भी अफगानिस्तान में उन्होंने जाकर पनाह ली थी पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे। सो अफगानिस्तान से एक सपोर्ट जो है वो बलोच कॉज के लिए पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए मिलती ही है। साथ आप टीटीए भी मौजूद है, और ये जो इंटरनल जो हमारे फिशर्स हैं वो तो आपके सामने ही हैं। डू यू सी एनीथिंग इम्प्रूविंग, और क्या आपको लगता है कि ये अब हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है इसको करेक्ट करना, या आपको लगता है कि नहीं, देयर इज ये बुनियादें हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि शायद देयर इज स्टिल होप? जी और अगर ये देखते देखिए। होप तो आप वो भी मुझे कह दीजिए कि नहीं, मुझे कोई होप नहीं है। जी, देखिए ये मुश्किल सवाल है। सूरत हाल कंट्रोल करने और चीजें ठीक करने का ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है। फर्क क्या है? जब आप बर वक्त सही वक्त पे वक्त से पहले वो इकदामात लेते हैं तो आपको छोटी कीमत अदा करनी पड़ती है। जब आप पानी यहां तक जब पहुंचता है, आप डूबने लगते हैं, तो फिर आपको हालात ठीक करने के लिए बहुत मेजर कीमत अदा करनी पड़ती है या ज्यादा सब्सटैंशियल कंसेशंस देने होंगे। मैं हमेशा ये बात करता हूं, ये बीएलए या बलोच, उस पर भी अक्सर लोग पूछते हैं कि जी अब किससे मुज़ाकरात करें, अब तो बात यहां तक पहुंच गई है, अब तो सिर्फ खौफनाक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं उनको कहता हूं कि जी देखें, नवाब अकबर बुगटी के साथ जिन छोटे छोटे शरायत पे बात सियासी तौर पे हल हो सकती थी, आपने उस हम्म। वक्त नहीं की। आज वो टर्म्स इररेलेवेंट है। आज से 10-12 साल पहले जिन टर्म्स पे सियासी मसाइल, सियासी अप्रोच के थ्रू बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता था, आज वो इनसिग्निफिकेंट है। आज भी, मार्क माय वर्ड्स, जिन पॉलिटिकल, तो एक तो नंबर वन, आज आपको बहुत मेजर कंसेशंस देने होंगे कंपेयर टू 10 साल पहले, कंपेयर टू 12 साल पहले, हालात को ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन याद रखें, आज भी जो कंसेशंस पे शायद हालात के बेहतरी के इम्कानात पैदा हों, वो 5 साल बाद वो भी नाकाफी होंगे। देर इज प्रोग्रेसिवली इस कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, रिकंसिलिएशन की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यही बात आपका अफगानिस्तान या जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है उसके हवाले से ये अप्लाई होती कि 50 साल पहले जिन टर्म्स पे ये हालात काबू किए जा सकते थे, आज वो इररेलेवेंट है। 20 साल पहले तो आपको बड़ी मेजर चेंजेस अपने पॉलिसी में, एज वेल एज जो आपका इस वक्त पॉलिटिकल सेटलमेंट है, इलीट बार्गेन है, उसमें चेंज किए बगैर ये हालात काबू नहीं हो सकते। सो थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस, गुंजाइश है। अब प्रैक्टिकली मैं कोई ज्यादा खुशबिन नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि उन कंसेशंस देने के लिए जो मौजूदा इलीट कोलिशन है, उसको अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे बहुत कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। और मुझे इस इलीट कोलिशन में इतनी विजन, इतनी फराखदिली, दूरअंदेशी नजर नहीं आती कि वो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज करके अजीम तर कौमी मफाद में आगे बढ़ने के लिए वो इकदामात उठाएं। बल्कि मुझे तो लगता है वो और जो गलत इकदाम जिनकी वजह से ये हालात खराब हो रहे हैं, उस रास्ते पे गामजन है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे कोई इम्कानात बेहतरी के ज्यादा दिखाई नहीं देते, खास तौर पर पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। ठीक, ऑन दिस पॉजिटिव नोट रफ़ी, आज हम की इस डिस्कशन को जो है वो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप के बहुत सारे लोग पंजाब के अंदर जो है ना वो आजकल बड़ी पंजाबी नेशनलिज्म ने जन्म ले लिया है। उसकी कुछ वजूहात हैं, ज़ाहिर है बीएलए की तरफ से भी जो है वो पंजाबीज़ की जब टारगेटिंग होती है, लाशें किसी को भी नहीं पसंद होती कि वो आएँ, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो भी बड़े सालों से लाशें उठाते रहे हैं। सेम गोज़ विद खैबर पख्तूनख्वा, तालिबान के हवाले से हमारे सबके जो व्यूज़ हैं वो बड़े वाज़े हैं, लेकिन जब ये हमारी रियासत की हम अपनी पॉलिसीज़ देखते हैं तो वो नज़र आता है कि भई आपने जो बोया था वो अब आप काट रहे हैं, अब आप काटें तसल्ली के साथ। अब इस पे जो है वो हमें डाँटने की ज़रूरत नहीं है कि तुम दोबारा से हमें याद क्यों करवा रहे हो। ये सूरत-ए-हाल है।
आप इसके ऊपर एंग्री रिस्पॉन्सेज भी दे सकते हैं, चाहे तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं, और किसी तरीके से अगर आप पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी आवाज़ों के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए, या जो भी आपके पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं, तो कोशिश करें कि पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान की सालमियत के बारे में सोचें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बाकी ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है वो गुस्से में एक दूसरे को गालियां देते रहें, और ये मुल्क इवेंचुअली जो है वो इस काबिल ही ना रहे कि किसी भी चैलेंज से निमट सके। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ी, आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम देखा। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।